आप लोगों ने शुरू की रनिंग और रनिंग करते ही आने लगी आप लोगों के सामने नई नई समस्याएं, जैसे शिन स्प्लिंट्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर, नी पेन, रनर्स नी और न जाने क्या क्या। बैक पेन भी एक आम समस्या है। तो क्या आप लोगों ने रनिंग शुरू की और आप लोगों के साथ ऐसी परेशानियां आ रही है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। लास्ट तक बने रहिए, कई सारी चीज़ों का खुलासा करूंगा मैं आज। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश टहलियानी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हम लोग जब भी रनिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर कोई भी लोड को एक्सेप्ट करने के लिए धीरे से ट्रेन होता है। हम कोई भी स्पोर्ट में एकदम से नहीं कूद सकते हैं। जी, कोई भी स्पोर्ट होता है तो हमें उसके लिए पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिससे हमारे मसल्स और टिश्यूज एक प्रॉपर लोड लेने में सक्षम हो जाएं। दूसरा, स्पोर्ट्स साइंस में एक नियम आता है सुपर कंपनसेशन। जी, सुपर कंपनसेशन के अनुसार अगर हम उस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन कर लेते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर हम बात करें रनिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं हमारे लिगामेंट्स, हमारी मसल्स, हमारा बोन स्ट्रक्चर और हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर। अगर इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तब हमें रनिंग में प्रॉब्लम आएगी। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे शूज़, हम कौन से सरफेस पर रनिंग कर रहे हैं, वेदर, ये सारी चीज़ें मिलकर एक्सटर्नल फैक्टर्स बनाती है। रनिंग को प्रॉपर और अच्छा करने के लिए हमें रनिंग की बायोमैकेनिक्स पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है रनिंग की बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स जो रनिंग की है उसमें 3 फेजेस आती है। पहली आती है एक्सीलरेशन, दूसरी आती है एब्सोल्यूट स्पीड और तीसरी आती है डिसेलरेशन। ये तीनों फॉर्म्स आपस में अलग अलग है और अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सीलरेशन। जी, एक्सीलरेशन में जो फेजेस आती है उसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसको अपन धीरे धीरे से और एलोबरेट करेंगे। सबसे पहले आता है टोटल बॉडी लीन। जी, बॉडी जो है हमारी लीन होनी चाहिए। वहाँ पर जो हमारा हिप है वो फ्लेक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तभी हमारा जो शोल्डर है वो पाइवट होता है। जी, शोल्डर को ही मेन जॉइंट बनाना है और रनिंग के समय हमारे हाथ मूव होंगे। अगर हम हमारी एल्बोज़ को मेन फोकस में ले आएंगे और एल्बोज़ की तरफ से दौड़ेंगे तो काफ़ी सारी हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। और अगर शोल्डर्स फिक्स रहते हैं तब भी हमारा टॉर्सो मूव नहीं करता है और हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती है। इसके अलावा जब भी हम एक्सीलरेशन फेज में होते हैं तभी हमारी एंकल जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स्ड होती है। लास्ट, हमारा जो हिप का सेपरेशन है वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के लिए प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। अगर हमारा हिप का सेपरेशन यानी कि हमारा पैर को अगर पूरा लिफ्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल बॉडी लीन की। जी, क्या है टोटल बॉडी लीन? इसमें हमारे ईयर्स, हमारा हेड, हमारे शोल्डर्स, हमारा टॉर्सो सभी एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर ये एक ही लाइन में नहीं होंगे और स्टेबल नहीं होंगे तो एनर्जी के लीक होने के चांसेस हैं। हमारी बैक का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। दोनों प्लेन्स, सजाइटल और फ्रंटल प्लेन में हमारी जो बॉडी है वो एक लाइन में होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारा जो टॉर्सो है जिस पर हमारे आर्म्स को और लेग्स को मूव करना है वो भी स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं होंगे तो हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की के ऊपर या फिर हमारे वर्टिब्रा में जो डिस्क है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये प्रेशर पड़ने से बहुत ही आसानी से हम लोग बैक पेन की गिरफ्त में आ जाते हैं। अगर आप लोगों को भी रनिंग करते समय बैक पेन होता है तभी आप ध्यान रखें कि क्या आपके बॉडी में कहीं पर एनर्जी ब्रेक हो रही है, क्योंकि अगर एक बार एनर्जी ब्रेक हो जाती है तो उसको वापस से बनाने में हमें बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे आर्म एक्शन की। जी, हमारी आर्म का एक्शन कैसा होना चाहिए रनिंग के समय? सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे बात करी कि जो हमारा शोल्डर है वो एक पाइवट पॉइंट है, वही मेन पॉइंट है। शोल्डर हमारा लंबोसेक्रल फेशिया और लैटिसिमस डॉर्सी मसल से हमारे हिप्स से जुड़ा रहता है। जब भी हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे आर्म और ऑपोजिट लेग में एक रिएक्शन होता है, यानी कि राइट हैंड के साथ में लेफ्ट लेग उठता है और एक स्ट्रेच
शॉर्टन साइकिल बनती है। जी, जो ये स्ट्रेच शॉर्टन साइकिल बनती है, इससे एक इलास्टिक एनर्जी जो कि प्लायोमेट्रिक्स में होती है, प्लायोमेट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, वो रिलीज होती है, जिससे एनर्जी डेवलप होती है। अगर हम लोगों के एल्बोज थोड़े से ओपन होंगे, वाइड होंगे और हमारा फोकस आर्म मूवमेंट पर चला जाएगा और शोल्डर पाइवोट नहीं रहेगा, तो एनर्जी लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एनर्जी लॉस होने से हमारा जो ये स्ट्रेच शॉर्टन साइकिल है, ये बराबर से मेंटेन नहीं हो पाता है और हम लोगों को एनर्जी लॉस होने से ग्लोबल वीकनेस या ग्लोबल फैटिग की समस्या आ जाती है और हम लोग नॉर्मल से जल्दी थकने लग जाते हैं। आर्म एक्शन को सुधारने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है, अच्छी फ्रेज जिसको कहते हैं हिप्स टू लिप्स। जी हाँ, हिप्स टू लिप्स। हमारे एल्बोज को मूव नहीं करके अगर हम हमारे थंब को हमारे लिप्स की तरफ और हमारे हिप्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारा एक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एनर्जी लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। दूसरी बात, हमको कभी भी मिड लाइन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिड लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमारा टॉर्सो अननेसेसरीली ट्विस्ट होता है, जिससे भी एनर्जी लीक होती है और हम थकान की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है लेग एक्शन। जी, जब हम एक्सेलरेशन फेज में हैं तब हमारे लेग्स जो है वो पिस्टन लाइक मैनर में ऊपर और नीचे मूव करते हैं और ये जो मूवमेंट होता है ये हमारे टोज पर होता है रादर देन हील्स के, क्योंकि अगर जो हमारा एथलीट है वो हील्स पर लैंड करेगा तो हील्स पर लैंड करने से उसको एनर्जी को बार बार से शुरू करना पड़ेगा, री एक्सेलरेशन फेज में जाना पड़ेगा, उस बंदे की स्पीड स्लो हो जाएगी और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो एनर्जी को बचाने के लिए हमको बार बार टोज पर ही लैंड करना है। अगर हम हील्स पे लैंड करते हैं और फिर जो हमारा रनर है वो बार बार से री एक्सेलरेट कर रहा है तो हमारी डिस्टल हैमस्ट्रिंग मसल्स पर बहुत ज़्यादा लोड आता है और हैमस्ट्रिंग मसल सोरनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप लोगों को भी दौड़ते समय आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स में प्रॉब्लम है तो आप चेक करिए कि क्या आपका लेग एक्शन सही है एक्सेलरेशन फेज में। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन। हमारे एक्सेलरेशन फेज में एंकल का, जिसमें टेलोक्रूरल जॉइंट और सब टेलर जॉइंट एक खास पोजीशन में होने चाहिए, जिससे ये ग्राउंड को एक पर्टिकुलर मात्रा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक प्रॉपर तरीके से पुश कर सके, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। पुश ऑफ के समय हमारा पैर प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है। एथलीट को हमें डॉर्सीफ्लेक्शन ज़्यादा सिखाना है, जिससे हम प्रॉपर मात्रा में ग्राउंड रिएक्शन फोर्स डेवलप कर सकें। अगली जो फेज़ आती है एक्सेलरेशन में वो है हिप सेपरेशन। जी, हिप सेपरेशन के लिए मैं कहना चाहूँगा एवरी एक्शन हैज़ अ ऑपोजिट रिएक्शन। हम लोगों को ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के बराबर में पैर को ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि हिप को फ्लेक्स करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम हिप को फ्लेक्स करेंगे उतना ही हमको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स से लड़ने की ताकत मिलेगी। बायोमैकेनिक्स के सेकंड पार्ट में आते हैं और बायोमैकेनिक्स का सेकंड पार्ट है एब्सोल्यूट स्पीड। जी, एक्सेलरेशन के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है एब्सोल्यूट स्पीड। इसके अंदर में जो भी एथलीट है वो अपनी टॉप एंड या मैक्सिमम स्पीड पे होता है। ये स्पीड कोई भी एथलीट को कम से कम 10 यार्ड पर दौड़ने पर मिल जाती है। फिर भी अलग अलग एथलीट्स में टॉप एंड स्पीड अलग अलग स्प्रिंट लगाने पर मिलती है। एक्सेलरेशन की तरह ही इसके भी आर्म मूवमेंट और एंकल मूवमेंट सेम रहेंगे। दो ही चीज़ों में फ़र्क होगा। सबसे पहला पोस्चर, जहाँ एक तरफ एक्सेलरेशन में टोटल बॉडी लीन था, यहाँ पर ऐसा नहीं होकर के पोस्चर सीधा होगा और हेड जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन में होगा। हम आगे झुके हुए नहीं रहेंगे। अगर फॉरवर्ड बेंड की तरफ में एथलीट फुल स्पीड में दौड़ता है तो उसको नेक की मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी वजह से ट्रेपीजियस में पेन हो सकता है। इसके अलावा एथलीट को हेडेक की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको हमारा पोस्चर बना के रखना है।
एसेसरी मसल्स के एक्टिव होने से, अगर हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर में हैं तो हमारी एसेसरी मसल्स एक्टिव हो जाती है रेस्पिरेशन की, और उनके एक्टिव होने से हम लोग ग्लोबल फैटिग में जाते हैं। बहुत जल्दी हम लोगों की सांस फूलने लगती है, नॉर्मल से जल्दी थकान होने लगती है। और आखिरी पॉइंट जो एक्सीलरेशन से इस एब्सोल्यूट स्पीड को अलग करता है वो है हमारा लेग मूवमेंट, जहाँ एक तरफ एक्सीलरेशन में हम पिस्टन लाइक मूवमेंट कर रहे थे और हमारा पैर जो हमारा फुट है वो हील टच नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक साइक्लिकल मैनर में आ जाता है और साइकिल की तरह अच्छे से मूव करते हैं। हमारी स्पाइन सीधी होती है और यही वजह होती है कि हम एक्सीलरेशन से एब्सोल्यूट स्पीड में थोड़े से अलग होते हैं। इसके बायोमैकेनिक्स का थर्ड पार्ट जो रनिंग का है वो है डिसिलरेशन फेज। डिसिलरेशन फेज जो है इसमें ट्रांजिशनल मूवमेंट्स होती है। हम यहाँ पर इसेंट्रिकली कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स को। हमारा जो गोल रहता है वो इसेंट्रिक फोर्सेस को कंट्रोल करना रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्लो डाउन कर रहे होते हैं, जो हमारी स्पीड है उसको कम कर रहे होते हैं। हम हमारी बॉडी को कोई ना कोई इंजरी हो जाए उससे बचा रहे होते हैं। डिसिलरेशन फेज हमेशा डिपेंड करता है अगली मूवमेंट पर, यानी कि क्या हमको इस मूवमेंट को बनाए रखना है, क्या हमको रनिंग को बनाए रखना है या प्रॉपर इसको रोकना है। तो डिसिलरेशन फेज जो है वो डिपेंड करेगा हमारे नेक्स्ट मूवमेंट पर, और जो हमारा गोल रहेगा इसेंट्रिक फोर्सेस को कंट्रोल करना। तो ये थी सिंपल सी बायोमैकेनिक्स जो बताती है कि हमें रनिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और ये रनिंग करके हम कैसे हमारे बैक पेन को, हमारे हेडेक को ठीक कर सकते हैं, हम कैसे शिन स्प्लिंट को या रनर्स नी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारे प्रॉपर तरीके से हम लोग इस स्पोर्ट में घुसेंगे तो हम बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत ही एफिशिएंट तरीके के साथ रनिंग कर पाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि रनिंग में हमारी स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्सेलरेशन कैसे बढ़ाएं? आप प्लीज़ ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा काम कैसा लगा, और नेक्स्ट जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द बनाने की। थैंक यू।